हे गाइस, माय नेम इज रूपाली एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमें इन 4 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग। कोई भी क्राइम हो, इट शुड बी कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। मतलब कहीं भी क्राइम हो रहा है या हो चुका है तो उसमें एक ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत जरूरी है, तभी उसको क्राइम कंसिडर किया जाएगा। अगर हम पुराने समय की बात करें तो उस टाइम पर एनिमल्स, इवन नॉन लिविंग थिंग्स को भी कंसिडर किया जाता था एज अ क्रिमिनल और उनको भी पनिशमेंट मिलती थी, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा देखा जाता था। बट इन इंडियन पीनल कोड अब ऐसा नहीं होता। हम एनिमल्स को कंसिडर नहीं करते और ना ही उन्हें पनिशमेंट देते हैं। बट इन केस ऑफ पेट एनिमल, सेक्शन 289 ऑफ इंडियन पीनल कोड ये बताता है कि अगर कोई पेट एनिमल इंजरी कॉज कर रहा है तो उस केस में पेट एनिमल का ओनर लाइबल होगा। और ये प्रोविजन इसीलिए ऐड किया ताकि कोई पर्सन ये एक्सक्यूज देकर ना निकल जाए कि अरे ये तो एनिमल ने किया है, और एनिमल तो लाइबल ही नहीं होते आईपीसी के अंडर। तो इसीलिए प्रोविजन ऐड किया कि पेट एनिमल का ओनर लाइबल होगा। नाउ आईपीसी में सेक्शन 11 के अंदर पर्सन को डिफाइन किया गया है, विच इंक्लूड्स एनी कंपनी और कॉरपोरेशन और बॉडी ऑफ पर्संस, जहां पर यह बताया है कि एक कंपनी भी क्रिमिनली लाइबल हो सकती है अपनी रॉन्गफुल एक्ट के लिए। देखिए, पर्सन को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो है नेचुरल पर्संस और दूसरी है आर्टिफिशियल पर्संस। हु आर नेचुरल पर्संस? नेचुरल पर्संस जैसे मैं, आप लोग, ह्यूमन बींग्स, दे आर नेचुरल पर्संस। एंड हु आर आर्टिफिशियल पर्संस? आर्टिफिशियल पर्संस वो होते हैं जिनको स्टेट एज ए लीगल पर्सन रिकॉग्नाइज करती है और उनकी कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट करती है ताकि उन पर क्रिमिनल लाइबिलिटी की लगाई जा सके। तो सेक्शन 11 में यही बताया है कि एक कंपनी भी क्रिमिनली लाइबल हो सकती है अपनी रॉन्गफुल एक्ट के लिए। तो ये तो था हमारा पहला एलिमेंट, जहां एक ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट का होना जरूरी है एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। हमारा दूसरा मेन एलिमेंट है मेंस रिया। मेंस रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, गलत सोच। जब भी कोई क्राइम होता है तो ये अज्यूम किया जाता है कि उसने वो क्राइम गलत सोच के साथ ही, गलत इंटेंशन के साथ ही किया होगा। अगर एक पर्सन ने क्राइम किया और उस क्राइम को करते वक्त उसका माइंड इनोसेंट था तो कोर्ट ये अज्यूम करती है कि उसने क्राइम नहीं किया, मतलब उस पर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं लगती। एक बहुत ही फेमस लैटिन मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन सिट रिया, जिसका मतलब है कि कोई भी एक एक्ट अलोन किसी पर्सन को गिल्टी नहीं बनाती जब तक एक पर्सन का माइंड गिल्टी ना हो। मतलब एक गलत एक्ट के साथ साथ गलत इंटेंशंस होने भी बहुत जरूरी है, तभी वो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इसको कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। ए और बी क्रिकेट खेल रहे थे। ए ने इतनी जोर से बॉल को मारा कि बॉल बी की आंख में जाकर लगी और बी ब्लाइंड हो गया। तो क्या यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस किया है? नहीं, ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ए का कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं था बी को चोट पहुंचाने का। यहाँ पे मेंस रिया एब्सेंट था, इसीलिए ए क्रिमिनली लाइबल नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए मंदिर से जा रहा था तो वो अपने शूज अपने समझ के बी के शूज पहन लेता है, और बी देख लेता है कि ये उसके शूज पहन के जा रहा है। बी चोरी का इल्जाम लगा देता है ए पर। तो क्या यहाँ पर ए ने ऑफेंस किया है चोरी का? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी उसको लगा कि ये उसके शूज हैं और वो अपने शूज समझ के पहन रहा था, इंटेंशन नहीं था उसका चोरी करने का। तो यहाँ भी मेंस रिया एब्सेंट है, तो इसीलिए यहाँ भी एक क्रिमिनल लाइबल नहीं होगा। इसी एग्जाम्पल को दोबारा देखते हैं। अब ए जो है वो एक नोन थीफ है और अब वो बी के शूज पहन रहा है। बी देख लेता है और बी चोरी का इल्जाम लगा देता है। तो अब ए लाइबल होगा? यस, अब ए लाइबल होगा चोरी के लिए। क्यों? क्योंकि चोर तो जब चोरी करेगा वो इंटेंशन के साथ ही करेगा, गलत इंटेंशन के साथ ही करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर बी लाइबल होगा। आईपीसी में ना कहीं भी मेंस रिया को डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो हमको ये कैसे पता चलेगा, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए मेंस रिया रिक्वायर्ड है या नहीं?
तो आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको इतना ब्यूटीफुली तरीके से डिफाइन किया हुआ है, उनमें वर्ड्स यूज किए हैं जैसे फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, रीजन टू बिलीव, नोइंगली, वॉलंटरली और कुछ इस टाइप के शब्द जिनको पढ़ते ही हमें समझ आ जाएगा कि इस ऑफेंस में मेंस रिया रिक्वायर्ड है। कुछ एक्सेप्शंस भी है मेंस रिया के, जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस इतने ग्रेव इन नेचर होते हैं कि ऑलरेडी अज्यूम्ड होता है कि किसी पर्सन ने अगर कोई क्राइम किया है तो वो गलत इंटेंशन के साथ ही किया होगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस वो होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं एक सोसाइटी के लिए, एक स्टेट के अगेंस्ट, जैसे कि काउंटरफीटिंग इंडियन कॉइन हो गया, पब्लिक न्यूसेंस हो गया, किडनैपिंग हो गया। ये कुछ टाइप के ऑफेंसेस होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ये तो हो गया हमारा अब दूसरा एलिमेंट जहां पर गिल्टी इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। हमारा तीसरा एलिमेंट है एक्टस रियस। एक्टस मतलब होता है एक्शन, रियस मतलब होता है फॉरबिडन बाय लॉ, एक ऐसा एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड हो बाय लॉ। मेंस रिया में हमने पढ़ा था कि वो एक मेंटल एलिमेंट होता है जहां इंटेंशन जरूरी होता है, वैसे ही एक्टस रियस एक फिजिकल एलिमेंट होता है, एक फिजिकल कंडक्ट होता है जहां एक एक्शन को परफॉर्म करने के बाद ही एक क्राइम कमिट होता है। मेंस रिया एंड एक्टस रियस एक दूसरे से को रिलेटेड है। इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग होगी तो मोस्ट प्रोबेबली उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए रास्ते से जा रहा था और उसको एक बाइक दिखती है। वो सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी बाइक है, मैं इसको चुरा लेता हूँ, पर फिर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है उसको और वो वहां से चला जाता है। तो यहाँ पे मेंटल एलिमेंट तो प्रेजेंट था, मेंस रिया प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, एक्टस रियस एब्सेंट था। अब जब वो जा रहा था तो वो सोचता है कि यार मुझे चुरा ही लेनी चाहिए, तो वो वापस आता है और वो उस बाइक को चुरा कर ले जाता है। तो यहाँ पर अब मेंस रिया भी प्रेजेंट था, एक्टस रियस भी प्रेजेंट था, क्योंकि वो जैसे ही बाइक को उसकी लॉफुल पोजेशन से हटाया उसने, तो उसने थेफ्ट का क्राइम कमिट कर लिया। तो यहाँ पे एक्टस रियस भी प्रेजेंट था। अब हमें ये तो पता है एक एक्ट को करने से क्राइम होता है, लेकिन एक एक्ट को ना परफॉर्म करना भी एक क्राइम है जिसको हम ओमिशन बोलते हैं। जैसे एक मदर की ड्यूटी होती है अपने बच्चे को फीड करने की, और अगर वो नहीं करती एंड उस रीजन की वजह से उसके बच्चे की डेथ हो जाती है तो एक मदर भी क्रिमिनली लाइबल होगी। और एक पुलिस ऑफिसर किसी को भी मना नहीं कर सकता कि मैं आपकी एफआईआर नहीं लिखूंगा, अगर वो मना करता है तो वो भी क्रिमिनली लाइबल होगा। टैक्स ना पे करना भी एक क्राइम होता है, अगर हम टैक्स नहीं पे करते तो हम भी क्रिमिनली लाइबल होंगे। तो ये था ओमिशन, जहां एक एक्ट को ना परफॉर्म करना, एक ड्यूटी को ना परफॉर्म करना भी क्राइम होता है। अब एक्ट जो होती है ना वो वॉलंटरी होनी चाहिए, मतलब किसी के फोर्स में, दबाव में आकर कोई एक्ट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को नाइफ दिया और बोला कि जाकर एक्स को मार दो, तो क्या यहाँ पर बी लाइबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए ने फोर्स किया, मैनिपुलेट किया बी को कि जाओ एक्स को मार दो, तो ये एक वॉलंटरी एक्ट नहीं थी, इसीलिए बी लाइबल नहीं होगा अपनी एक्ट के लिए। हमारा फोर्थ एलिमेंट है इंजरी। आईपीसी के अंदर सेक्शन 44 में इंजरी को डिफाइन किया हुआ है, जहाँ क्लियरली बताया हुआ है कोई भी हार्म जो कि इलीगली कॉज किया हो किसी भी पर्सन की बॉडी पर, माइंड पर, रेप्यूटेशन पर या प्रॉपर्टी पर। माइंड पर कैसे? किसी को भी मेंटली हैरेस करके, बॉडी पर कैसे? किसी को भी हर्ट पहुंचाकर, या रेप्यूटेशन पर कैसे? किसी को डिफेम करके, डेफेमेशन, एंड चौथा प्रॉपर्टी पर कैसे? ट्रेसपास करके किसी की भी प्रॉपर्टी में इलीगली घुसना। ठीक है, तो ये चारों ही एलिमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। पहला था ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरा था क्रिमिनल इंटेंट, मेंस रिया प्रेजेंट होना चाहिए। क्रिमिनल इंटेंट के साथ मतलब गलत इंटेंशन के साथ साथ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, एक्टस रियस। चौथा, एक्टस रियस जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होगा तो एक कॉन्सिक्वेंस होगा, उस कॉन्सिक्वेंस की वजह से इंजरी कॉज होगी, तो चौथा है इंजरी। ये थे हमारे चारों एलिमेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, बाय।